कि किसी भी पद पर किसी को भी हटाना हो कह देंगे कि महाभियोग लगाया जा रहा है, जबकि महाभियोग पूरे संविधान में केवल एक ही जगह लिखा हुआ है, आर्टिकल 61 में, बाकी कहीं भी महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि महाभियोग लगा करके इस देश में एक ही आदमी को हटाया जाता है और उसका नाम है राष्ट्रपति। हां, लेकिन कहने वाले लोग बाकी अन्य प्रक्रियाओं में भी महाभियोग इसलिए कह देते हैं क्योंकि प्रक्रिया लगभग समान है। जैसे कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो यही प्रक्रिया है जो आप यहां पे देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो तो लगभग लेस एंड मोर यही सिस्टम है, ठीक है। कैग को हटाना हो तो यही सिस्टम है, इलेक्शन कमिश्नर को हटाना हो तो यही सिस्टम है। तो ऐसे सिस्टम में लोग जनरली आम बोलचाल में कह देते हैं कि महाभियोग के द्वारा हटाया जा रहा है या फिर महाभियोग लगाया जा रहा है। लेकिन ट्रुथ यह है कि संविधान में महाभियोग शब्द की चर्चा केवल और केवल राष्ट्रपति के रेफरेंस में ही लिया गया है, ठीक है। बाकी लोगों के लिए कहा जाता है संसदीय प्रक्रिया, पार्लियामेंट्री प्रोसेस, है ना, कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाते हैं तो पार्लियामेंट्री प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटाते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। उसमें यह कहना कि महाभियोग के द्वारा हटाते हैं, आम बोलचाल में कहेंगे तो सामने वाला भी अगर समझदार नहीं होगा तो वो ठीक मान लेगा, है ना। लेकिन अगर वो संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को समझेगा या एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो हो सकता है कि वहां पर गलती हो जाए, ठीक है। तो बाकी लोगों को हटाते हैं संसदीय प्रक्रिया के द्वारा, जो कि लगभग यही प्रक्रिया है, लेकिन नाम वहां पर महाभियोग नहीं है क्योंकि महाभियोग शब्द का चर्चा पूरे संविधान के मूल 395 अनुच्छेद में से केवल एक अनुच्छेद 61 में लिखा हुआ है और वो भी राष्ट्रपति के संबंध में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि केवल इससे राष्ट्रपति को ही हटाया जाता है और किसी को नहीं, ठीक है। अब बात यह है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगेगा, तो कल बताए थे संविधान के उल्लंघन के आधार पर ना, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान का उल्लंघन किया जाता है ना, संविधान का यदि उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। बाकी अन्य कोई कारण नहीं है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए, ठीक है। अब देखिए, संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर मान लीजिए किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस सदन से प्रारंभ की जाती है। किसी भी सदन से, नॉट लोकसभा, किसी भी सदन से, ठीक है। राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग लगाना है तो उसकी प्रक्रिया आप या तो लोकसभा से स्टार्ट कर लीजिए या फिर आप राज्यसभा से स्टार्ट कर लीजिए। कोई भी कंडीशन फिक्स नहीं है कि आप राज्यसभा से ही स्टार्ट करें या फिर आप लोकसभा से स्टार्ट करें, ऐसा कोई कंडीशन या सिचुएशन फिक्स नहीं किया गया। तो पहला बात तो यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति पर लगने वाला महाभियोग संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, ठीक है, पहली बात। अब यह है कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो 14 दिन पहले, बिफोर 14 डेज, क्या करना पड़ेगा, उसको नोटिस भेजना पड़ेगा, है ना। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो क्या करना होगा, 14 दिन पहले, है ना, उसको कहना पड़ेगा कि सर मैं आप पर महाभियोग इंपोज करने जा रहा हूं। अब है कि उसके कह देने से तो होगा नहीं केवल, है ना, कि कोई आदमी जाके कह दे। अगर ऐसा रहे तो बहुत से लोग होंगे जो राष्ट्रपति से नाराज चल रहे होंगे, है ना, तुरंत कह देंगे जाकर के कि कल हम आप पर महाभियोग लगा रहे हैं, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है ना। तो इसलिए एक व्यवस्था बनाया गया है और उस व्यवस्था के अंतर्गत ही कोई व्यक्ति उन पर महाभियोग का चार्ज लगा सकता है। इसके लिए बात यह है कि 14 डेज पहले जो नोटिस जाएगा उस पर जिस सदन से भी प्रोसेस शुरू होगा, यानी कि अगर मान लीजिए कि प्रोसेस लोकसभा से शुरू होता है या राज्यसभा से, कहीं से भी शुरू होता है, तो उस सदन के कुल सदस्यों का 1/4, है ना, 1/4, ठीक है, 1/4 टोटल मेंबर का 1/4, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर लोकसभा से शुरू होता है तो लोकसभा में है 545, तो 545 का 1/4, ठीक है। या फिर राज्यसभा से शुरू होता है तो राज्यसभा में 245, तो इसका 1/4। तो ये 1/4 क्या करेंगे, 14 दिन पहले यही लोग नोटिस भेजेंगे राष्ट्रपति को, ठीक है। मतलब यह हुआ कि महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए यह जरूरी है कि जिस सदन से प्रक्रिया शुरू की जा रही है उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्य इस बात के लिए तैयार हो कि हां हम राष्ट्रपति को हटाना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी किसी एक आदमी के कह देने भर से नहीं होगा।
कम से कम 1/4 मेंबर। इसके अलावे ये 1/4 मेंबर जो होंगे, जिस भी सदन से शुरू किया जाए, लोकसभा से शुरू किया जाए या राज्यसभा से, तो सबसे पहले 14 दिन पहले जो नोटिस भेजेंगे वो कितने लोग भेजेंगे? 1/4। ठीक है, 1/4 सदस्य जो है वो नोटिस भेज देंगे। ठीक है, अब जो ये नोटिस जाएगा तो पहले क्या होगा कि नोटिस ये नहीं कि ये लोग यहीं से उठा करके आप भेज देंगे, है ना, ऐसा नहीं होगा। ये पहले आएगा यहां राज्यसभा में, है ना, मतलब अगर राज्यसभा शुरू कर रही हो तो राज्यसभा में आएगा, या लोकसभा शुरू कर रही होगी तो लोकसभा में आएगा। यहां पर होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पीठासीन अधिकारी। राज्यसभा में जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, सभापति महोदय, और लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये 1/4 मेंबर जो है ना, ये अपना लिख करके और अपना सिग्नेचर करके किसको दे देंगे? अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, यानी कि अपने सदन के पीठासीन अधिकारी को। राज्यसभा वाले शुरू कर रहे होंगे तो राज्यसभा के सभापति को दे देंगे, लोकसभा वाले शुरू कर रहे होंगे तो लोकसभा अध्यक्ष को शुरू कर दे देंगे अपना साइन करके। उसमें रीजन लिखा होगा कि किस रीजन पर, किस बेसिस पर हम राष्ट्रपति को हटाने जा रहे हैं। ठीक है, और साथ में नीचे में 1/4 मेंबर का सिग्नेचर होगा। अब ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर देखेगा कि लगाया गया कारण सही है या गलत है। जो आरोप लगाया जा रहा है ये उसका अपना स्वविवेक है ना, अपने हिसाब से, अपने बुद्धिमत्ता से वो देखेगा कि जिस बेसिस पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं वो लगने वाला आरोप ठीक है या गलत है। अगर उसको लगेगा कि आरोप ठीक है तो वो उसको प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा, और यहीं से प्रिजाइडिंग ऑफिसर के यहां से चल जाएगा राष्ट्रपति के यहां नोटिस। ठीक है, कि हम आपको जो है सो इंपीचमेंट जो है सो लगा रहे हैं आपके ऊपर। ठीक है, जब ये एक्सेप्ट करेगा तब, अगर ये वहीं पर रिजेक्ट कर दिया तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा। अगर वही कह दिया कि नहीं, ये आप लोग बिना मतलब की बातें कर रहे हैं, इसमें जो लिखा हुआ कारण है वो ठीक कारण नहीं है, ये नहीं हो सकता है, तो आगे ही नहीं बढ़ेगा मामला। लेकिन अगर पर्याप्त कारण रहेंगे, लॉजिकल रीजंस रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके राष्ट्रपति को भेज देगा। अब ये 14 दिन का समय जो राष्ट्रपति को दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि उन्होंने सही में कुछ गलती कर दिया है तो 14 दिन का टाइम है, इस्तीफा दे दीजिए, महाभियोग से बच जाइएगा, है ना। मतलब ये हुआ कि मतलब थोड़ा प्रतिष्ठा के साथ जाइए, है ना, इमेज ठीक ठाक स्थिति रहेगी कि आप जो है सो, आप पर लगा कि आप पे कोई आरोप लगा और आपको पता भी है कि आपने कुछ गलत किया है, आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं, तो आप स्वयं इस्तीफा दे दीजिए, तो संसद में जाकर के बेइज्जती झेलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया है, या फिर बहुत बार होता है ना कि गलत होने के बाद भी आदमी कहता है कि नहीं देखेंगे क्या होता है ना, तो वैसा भी हो सकता है। तो ऐसा कोई भी सिचुएशन बनता है कि आप जाकर के वहां पर, मतलब अगर चाहते हैं कि नहीं आप सदन की कार्यवाही में भाग लेंगे, आप अपना पक्ष रखेंगे, तो फिर आप इंतजार करिए 14 दिन का, नहीं तो 14 दिन के अंदर में आप इस्तीफा दे दीजिए। तो 14 दिन में मान लीजिए कि नोटिस चला गया और 14 दिन तक जो है सो राष्ट्रपति की तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं हुई, तो जैसे ही 14 दिन खत्म होगा तो जिस हाउस ने नोटिस भेजा है वो हाउस अपने यहां प्रोसेस शुरू कर देगा 14 दिन पूरा होने के बाद, यानी कि 15वें दिन से प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा, तो अगर राज्यसभा ने मान लीजिए कि नोटिस भेजा था तो ये क्या करेगा, अपना 2/3 बहुमत से इसको पास कर देगा, 2/3 मेजोरिटी से जो है सो वो क्या कर देगा, इसको पास कर देगा, 2/3 बहुमत से इस प्रपोजल को पास करके दूसरे हाउस को भेज देगा। अब मान लीजिए प्रोसेस राज्यसभा ने शुरू किया था तो उसने पास करके कहां भेज दिया, लोकसभा को भेज देगा। और मान लीजिए कि ही नोटिस वाला काम यदि लोकसभा ने शुरू किया था तो वो अब अपना 2/3 बहुमत से पास करके किसको भेज देगा, राज्यसभा भेज देगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि यहां पर लोकसभा, राज्यसभा ने कर दिया और लोकसभा में अब आ गया, अब लोकसभा क्या करेगी, या दूसरा सदन जिसके पास आएगा वो क्या करेगी, तो अब वो क्या करेगी, वो राष्ट्रपति को इंफॉर्मेशन भेजेगी और राष्ट्रपति को कहेगी कि आप आइए सदन में और अपना पक्ष रखिए। ये दूसरा हाउस ये काम करेगा कि राष्ट्रपति महोदय को बुलाएगा और कहेगा कि आप आइए और आप अपना पक्ष रखिए, आप अपनी बात रखिए। ठीक है, और उनकी बात सुनी जाएगी। अब इसमें राष्ट्रपति स्वयं आ सकते हैं या फिर वो चाहें तो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं जो उनकी बातों को रखेगा सदन के सामने। इसके अलावा ये हाउस जो है ये 3 लोगों की एक कमिटी बनाएगी और कमिटी से कहेगी कि आप जांच करके हमको रिपोर्ट सबमिट करिए कि जो आरोप लगा है राष्ट्रपति पर वो आरोप सही है या गलत है। तो कमिटी जांच करेगी और कमिटी जो है सो अपना रिपोर्ट यहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दे देगी, यानी कि पीठासीन अधिकारी को दे देगी। अब जब देखिए कि सब कुछ डिपेंड करेगा कमिटी के रिपोर्ट पर। अगर कमिटी यह मानती है कि हां राष्ट्रपति पर जो आरोप लगाया गया है वो आरोप सही है ना, वो आरोप गलत नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में वो ये हाउस भी अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर देगा और राष्ट्रपति का पद उसी समय वैकेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, अगर कमिटी कहती है कि हाँ लगाया गया आरोप सही है, तो ये वाला हाउस भी क्या करेगा, उसी समय प्रपोजल पास कर देगा और प्रपोजल पास करके ये कर देगा। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति को हटा देगा। लेकिन कमिटी ये कह देती है कि नहीं, राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप जो है सो गलत है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो उसी समय एट द सेम टाइम इंपीचमेंट का जो प्रोसेस है वो भी रुक जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा और राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाएगा। समझ आया बात समझ में आई कि कैसे होता है महाभियोग और कैसे लगता है? किसी को कंफ्यूजन बताइए तो, कोई एक आदमी कैसे लगता है महाभियोग? यहां के बताइए बोर्ड पे है, वहां बताने में क्या दिक्कत है? कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा है? भविष्य में जब एसडीएम बनिएगा जिला का तो कैसे इंट्रोड्यूस करिएगा सबको? वहां पावर आ जाएगा अंदर से है ना, है ना? तो वहां तो मान लीजिए कि जिला को, यहाँ तो बस अपने ही लोग हैं, उनको इंट्रोड्यूस करना है, यहाँ तो पावर का कोई जरूरत ही नहीं है, और छोटा मोटा जो पावर चाहिए वो मैं दे रहा हूँ, है ना? हाँ बोलिए, वही से बोलिए। सर, जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है वो सबसे मतलब कोई भी सदन में आ सकती है, राज्यसभा या लोकसभा, किसी भी सदन में। उसके बाद सर वो 1/4 से उसको पास कराएगा अपने मेंबर से। उसके बाद वो अपने पीठासीन अधिकारी को भेजेगा सर, उसके बाद लोकसभा में भेजेगा, उसको नहीं पहले पीठासीन अधिकारी को भेजेगा और उसके बाद फिर वो पीठासीन अधिकारी देखेगा रीजन सही है तो मतलब प्रोसेस होगा, और रीजन सही नहीं है तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर सर लोकसभा में जाएगा, वहाँ से भी 2/3 से भेज देगा। और उसके बाद सर उसके बाद सर 40 डेज पहले ही प्रेसिडेंट को ये नोटिस जाएगा कि आपने वहाँ भी योग लगाया जाए। ठीक है, बैठ जाइए। और कोई? महाभियोग की प्रक्रिया है वो मतलब संसद के किसी भी सदस्य हो सकती है राष्ट्रपति के लिए। अगर राज्यसभा भेजती है तो वो राज्यसभा राष्ट्रपति को महाभियोग लगाती है, तो उनको 14 दिन पहले मतलब उनके 1/4 अथी से उनको अथी करना होगा। उसके बाद वो 14 दिन पहले उनको नोटिस भेजेगी राष्ट्रपति को। अगर वो 14 मतलब राज्यसभा अगर वो एक बहुमत से उसको पीठासीन अधिकारी को भेजेगी। अगर वो सही मानता है तो उसको राष्ट्रपति के पास भेजेगा, अगर नहीं मानता तो खारिज कर देगा। और वो 14 दिन पहले नोटिस भेजेगा। अगर वो 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति अगर उनको लगता है कि हम दोषी है मतलब दोषी नहीं है तो वो मतलब ठीक है, बैठ जी, लिख लीजिएगा पहले। अब पूरा प्रोसेस समझ रहा है ना दिमाग में, तो क्या बात है? हाँ क्या? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये लोकसभा में अध्यक्ष है, राज्यसभा में सभापति। जब संसद पढ़ेंगे तो बात करेंगे कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कौन नियुक्त करता है, ठीक है ना? अभी बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो राष्ट्रपति का बात चल रहा है। ठीक है, संसद आर्टिकल शुरू होगा, आर्टिकल 79 से एक संसद होगी, है ना? उसके बाद 80 में आएगा राज्यसभा, 81 में आएगा लोकसभा, उसके बाद 89 से लेकर 93 के बीच में राज्यसभा का सभापति, और 93 से लेकर के 97 के बीच 96 तक है लोकसभा का अध्यक्ष। तो वही बहुत दूर का बात है ना, बहुत आगे। ठीक है, तो फिलहाल उस पर क्रोनोलॉजी से चलिए, और रेगुलर क्लास में रहिए तो सब बात का कंटिन्यूटी मिला रहेगा, ठीक है ना, और कनेक्टिविटी बनी रहेगी। चलिए तो लिखेंगे इंपीचमेंट, लिखेंगे कि द इंपीचमेंट प्रोसेस कैन बी स्टार्टेड, द इंपीचमेंट प्रोसेस कैन बी स्टार्टेड, महाभियोग की प्रक्रिया, द इंपीचमेंट प्रोसेस कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, फ्रॉम एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकती है। द इंपीचमेंट प्रोसेस कैन बी स्टार्टेड
फ्रॉम एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकती है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लिख लेंगे लोकसभा अथवा राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, कहीं भी किसी भी हाउस से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, प्रोसीड। नेक्स्ट लेंगे ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सभी सदस्य, ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सभी सदस्य, ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टेक्स पार्ट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस, टेक पार्ट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस। संसद के सभी सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब देखिए यहां पर लिख लेंगे ब्रैकेट में इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, है ना, मतलब कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों। ठीक है, होता क्या है कि आपने इलेक्शन देखा था कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में मैंने आपको बताया था कि हाँ, कि केवल इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, नॉमिनेटेड नहीं, है ना। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में नॉमिनेटेड मेंबर भले ही भाग न लेते हो, लेकिन उसकी हटाने की प्रक्रिया में नॉमिनेटेड मेंबर भाग लेते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रहे कि जैसे कि राज्यों के जो विधायक हैं, एमएलए ऑफ द स्टेट्स हैं, तो एमएलए चुनाव की प्रक्रिया में तो भाग लेते थे, लेकिन हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, तो इनको हटाने में कौन भाग लेगा, तो केवल लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर, है ना, लोकसभा एमपी और राज्यसभा एमपी, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड बोथ, है ना, दोनों के दोनों जो है सो यहां पर भाग लेंगे, निर्वाचित भी भाग लेंगे और मनोनीत भी भाग लेंगे। तो ये अंतर ध्यान रखिएगा कि इलेक्शन में मनोनीत भाग नहीं ले रहा था, लेकिन हटाने में मनोनीत भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि संसद का, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो होता है ना संसद का निर्वाचित सदस्य, लेकिन राष्ट्रपति को कौन हटाता है, तो संसद के सदस्य। ठीक है, सभी रहे ना रहे, अगर केवल इतना रहे कि संसद के सदस्य, तो इसका मतलब कि सब शामिल हो गए उसमें, है ना। लेकिन अगर निर्वाचन में आपसे लिख देता है कि संसद के सदस्य, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं करते हैं। ठीक है, केवल इलेक्टेड करते हैं, यानी कि निर्वाचित करते हैं। तो निर्वाचित और मनोनीत के बीच में अंतर ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि इलेक्शन और मनोनयन जो है, नॉमिनेशन, उसमें क्या अंतर है। ओके, तो संसद के किसी सदन से शुरू हो सकता है और सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। नोट करके लिख लेंगे कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड MLA of states and MLA of the states do not participate in impeachment process of president, in impeachment process of president। क्या लिखे हैं, हाँ, डू नॉट पार्टिसिपेट इन दिस इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है संसद के वो नहीं भाग लेंगे, और राज्यों के जो विधायक हैं, एमएलए हैं, वो भी भाग नहीं लेंगे। भाई इम्पीचमेंट है तो हमने क्या कहा कि संसद के केवल सदस्य भाग लेंगे, यानी कि सब, है ना, इसमें यहां पे इसमें सब के सब जो है सो भाग लेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें कौन भाग नहीं लेगा, तो एमएलए भाग नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें स्टेट राज्यसभा वाला बात भी लिख लिए हैं, राज्यसभा का नॉमिनेटेड, है ना, नहीं तो राज्यसभा का जो नॉमिनेटेड है, जो यहाँ पर, ये तो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जो 12 लोग हैं। इलेक्शन में नहीं कर रहे थे, क्योंकि राष्ट्रपति ही नियुक्त कर रहा था, तो राष्ट्रपति ही चूंकि नियुक्त कर रहा था तो ये लोग बायस हो सकते थे, है ना। लेकिन हटाने में रखा गया कि हटाने में क्या बायस होगा कोई, है ना, बुलाया गया है तो हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं फेवर ही कर दे, तो इनको यहां पर रखा गया है। तो बिल्कुल यहां पर देख लेंगे, उसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे कि बेसिकली जो इसमें हटाने का जो मुद्दा है वो एमएलए का है ना, एमएलए, क्योंकि एमएलए इलेक्टेड है लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन एमपी जो है वो नॉमिनेटेड है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो भी केवल कर रहे हैं किसमें, हटाने में कर रहे हैं। ठीक है ना,
हटाने में केवल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट करने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो कि कल हमने देखा था। तो यहां पर लिखेंगे कि डू नॉट पार्टिसिपेट ओनली एमएलए इन इंपीचमेंट प्रोसेस, ठीक है। उसका वाला जो नॉमिनेटेड वाले मेंबर का बात है उसको हटा देंगे, ठीक है। सर ऑनलाइन में क्लास लेट से शुरू हुआ तो आप पहले क्या पढ़ाए थे? अब रिकॉल करें हम पहले क्या पढ़ाए थे। जहां से ऑनलाइन में शुरू हुआ है वहीं से सब चल रहा है, ठीक है। आगे का बात वहीं से हो रहा है। आर्टिकल 60 तक कल पढ़े ही थे, तो आगे आर्टिकल 61 की बातें हो रही हैं, महाभियोग की प्रक्रिया का। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो से आप लोग जुड़े ही हैं, तो वही बात चल रही है कि महाभियोग कैसे लगता है और किस प्रकार से हटाया जाता है, ठीक है। तो किसी भी हाउस से शुरू हो सकता है। यहां पर जो है वो संसद के सदस्य यानी कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों भाग लेते हैं, लेकिन राज्यों के इलेक्टेड जो एमएलए हैं वो भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये बात थी। नेक्स्ट लिखेंगे नहीं लिखे थे तो लिख लेंगे कि राज्यों के विधायक निर्वाचित विधायक, है ना, महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। जबकि ये लोग इलेक्शन में लेते थे, लेकिन हटाने में भाग नहीं ले रहे हैं। निर्वाचित विधायक हटाने की प्रक्रिया में या महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। ओके, तो किसी भी सदन से शुरू कर सकते हैं, है ना, लोकसभा से या राज्यसभा से, ठीक है। और इसके दोनों के पूरे मेंबर्स भाग लेंगे, है ना। और उसमें आप लोग को लिख लेना है कि नोटिस के बारे में, कि नोटिस भेजा जाएगा, और नोटिस जो है वो कब जाएगा, तो बिफोर 14 डेज, है ना। सेंड अ नोटिस बिफोर 14 डेज फॉर प्रेसिडेंट। सेंड अ नोटिस फॉर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के लिए नोटिस भेजा जाता है 14 दिन पहले, बिफोर 14 डेज, ठीक है। राष्ट्रपति को नोटिस बोलते सूचना, है ना, कि भाई आपको सूचित किया जाता है कि आप पर हम महाभियोग लगाने जा रहे हैं। तो महाभियोग की जो सूचना जाती है वो 14 दिन पहले जाती है, ठीक है। बिफोर 14 डेज इनको क्या चला जाता है, नोटिस चला जाता है कि हम आपको इंपीच कर रहे हैं, ठीक है। और उस नोटिस पर रहता है 1/4 मेंबर का सिग्नेचर, ठीक है। और ये सिग्नेचर जिस हाउस से नोटिस जाएगा उस हाउस का रहता है, ठीक है। राज्यसभा भेजेगी तो राज्यसभा का अपने मेंबर्स का सिग्नेचर रहेगा, और लोकसभा भेजेगी तो इसके अपने मेंबर्स का सिग्नेचर होगा। और यहां पर होता है दोनों जगह पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी। तो पीठासीन अधिकारी जो है वो अगर परमिशन देता है तो उसके बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये नोटिस चला जाता है। ये 14 दिन का टाइम क्यों दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि आप सही में गलत हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए और अपना पद रिक्त कर दीजिए। आप सदन के अंदर जाकर के मतलब वहां पे बहस होने से या बेइज्जती होने से बच जाएगी, है ना। क्योंकि जब अगर नहीं देंगे तो फिर सदन में चर्चा होगा ना, कार्यों की चर्चा होगी कि कौन से कार्य किए हैं, किस बेसिस पर हटा रहे हैं, है ना। तो ऐसा चीज जब होगा तो वहां पर दिक्कत हो सकता है। इसलिए वहां पर यह प्रावधान किया गया है कि 14 दिन आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने गलत कुछ कर दिया है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, और फिर अगर आपको लगता है कि आपने नहीं किया तो आप देखिए प्रोसेस को, है ना, जांच होने दीजिए। जांच होगा तो फिर निकल करके सामने आएगा कि क्या मुद्दा है ना। तो इसलिए ये बेसिकली 14 डेज का टाइम राष्ट्रपति को दिया गया है ना। राष्ट्रपति अपने आप में देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च पद है, तो जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा तो पूरे वर्ल्ड में भी इसका अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, है ना। पूरा जो वर्ल्ड है वहां जानता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इस डेमोक्रेटिक कंट्री में सीधी सी बात है कि राष्ट्र का जो सबसे बड़ा पद है उसको आप इंपीच कर रहे, इसका मतलब उसने कुछ गलती किया है, संविधान का उल्लंघन किया है। यानी कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, वो लगातार डिक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसे में भारत भी कभी नहीं चाहेगा, या कोई पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि इस प्रकार का प्रोसेस उसके लिए लाया जाए। और इसी का के वजह से अभी तक के भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है ना। इवन महाभियोग की कभी प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है, और ना ही चर्चा भी हुआ है कि किसी राष्ट्रपति को महाभियोग के तहत हटा दिया जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कभी भी राष्ट्रपति के संबंध में नहीं हुआ, लेकिन अन्य लोगों के संबंध में हुआ है। गवर्नर पे महाभियोग लगाने की क्या हो सकता है,
तो ये तो इतिहास है ना, ये तो हिस्ट्री है कि भाई इम्पीचमेंट का प्रोसेस कहाँ से आया। तो सबसे पहले जिसको इम्पीच किया गया था वो था वारेन हेस्टिंग। क्यों इम्पीच किया गया था? हाँ, क्या किया था? क्यों इम्पीच किया गया था? क्या किया था? किसको? अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार किया था, अवध की बेगमों के साथ मिसबिहेव किया था अवध की बेगमों के साथ। इसी वजह से उसको 1772 में वो इंडिया आया था एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और 1785 में इस तरह की घटना घटी और इसी के बेसिस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको बुला लिया। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इस पूरे मैटर पर डिस्कशन हुआ, लेकिन ब्रिटेन के लोगों ने उसको बचा लिया और उस पर इम्पीचमेंट प्रूफ नहीं हुआ। पूरे वर्ल्ड में चलने वाला इम्पीचमेंट पहला इम्पीचमेंट था वारेन हेस्टिंग पे ही पूरे वर्ल्ड के अंदर में, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा था क्योंकि उसकी पार्लियामेंट ने मान लिया कि ठीक है, मतलब आरोप लगा है, उसने कुछ खास ऐसा किया नहीं है। ठीक है, प्रोसीड। क्या लिखे हैं? ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि देखिए जब संसद चलता है तो संसद के सेशंस होते हैं ना, मतलब सत्र होता है। ठीक है, तो संसद का 3 सेशन होता है, एक साल में 3 सेशन चलता है। कौन कौन सा सेशन चलता है? हाँ, बजट, मानसून और शीतकालीन। तो इसमें एक शर्त यह है कि जिस सेशन में शुरू किया जाएगा, है ना, उसी सेशन में इंपीचमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, कि जिस सेशन में शुरू हुआ, जैसे मान लीजिए बजट सेशन में शुरू हुआ तो बजट सेशन में ही प्रोसेस खत्म हो जाना चाहिए। अगर वो अगला सेशन तक खींच करके गया तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर जब अगला सेशन शुरू होगा तो प्रोसेस फिर 0 लेवल से शुरू होगा, यानी फिर वो 14 दिन पहले नोटिस भेजना पड़ेगा, फिर 14 दिन के बाद कार्यवाही शुरू होगी, है ना। तो इसलिए यह शर्त है कि महाभियोग की प्रक्रिया जिस सेशन में शुरू की जाएगी उसी सेशन में कंप्लीट कर ली जाएगी, उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। आगे कंटिन्यू होगा तो फिर प्रोसेस 0 से शुरू करना पड़ेगा। मतलब इतना टफ बना दिया गया है महाभियोग का प्रक्रिया कि इसको को तो पहले कोई करे ही नहीं, और अगर कोई कर रहा है तो उसको सीरियस तौर पे करे, है ना, ताकि टाइम के अंदर में ये समाप्त हो जाए। इसको इस प्रकार से न लिया जाए कि मतलब किसी भी तरीके से अभी होगा या कभी भी हो जाएगा। अगर इतना आसान ये रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, तो फिर कोई भी जो गवर्नमेंट है, ऑपोजिशन के में जो लोग बैठे हैं, वो हो सकता है कि सरकार का इमेज खराब करने के लिए इस प्रकार के प्रोसेस को स्टार्ट कर दे, है ना। तो इसलिए ये रखा गया कि नहीं, जब भी होगा तो सीरियस तरीके से होगा और प्रूव होने लायक स्थिति होगी तभी होगा। और इसी का शायद नतीजा है कि अभी तक ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। सबसे पहले इस तरह की जो चीजें हुई थी वो मतलब होने की संभावनाएं लग रही थी एक जगह पर, जब ज्ञानी जैल सिंह के साथ राजीव गांधी के संबंध खराब हो गए थे। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री, और दोनों के बीच संबंध खराब हो गए थे और डाक बिल पर राष्ट्रपति ने वीटो लगा दिया था। तो उस समय ऐसा लगा था कि संबंध थोड़े गड़बड़ चल रहे हैं, लेकिन फिर चीजें ठीक हो गई और इस तरह के महाभियोग की कोई आवश्यकता वहां पर पड़ी नहीं। ठीक है, प्रोसीड। लिख लेंगे कि ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब यह प्रक्रिया चल रही होगी, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया, लिख लेंगे कि जब यह प्रक्रिया चल रही होगी, ड्यूरिंग द प्रोसेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब यह प्रक्रिया चल रही होगी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ। जब यह प्रक्रिया चल रही होगी तो राष्ट्रपति के पास अधिकार होगा कि वह अपना बचाव करे। जब यह प्रक्रिया चल रही होगी तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होगा कि वह अपना बचाव करे। ठीक है, डिफेंड हिमसेल्फ। ठीक है, तो ये वो कर सकता है, उसके पास ये पावर रहेगा। लेकिन ये पावर उसके पास कब रहेगा? तो जब 14 दिन खत्म हो जाएगा, 14 दिन का नोटिस गया है ना, तो यहां पर से नोटिस चला गया, 14 दिन खत्म हो गया, तो ये हाउस क्या करेगी? 2/3 मेजोरिटी से पास कर देगी, है ना, आफ्टर 14 डेज, है ना। दिस हाउस पास दिस
प्रपोजल ऑन 2/3 मेजोरिटी, है ना, अपने 2/3 बहुमत से इसने को क्या कर देगी, पास कर देगी। तो जैसे ही एक सदन 2/3 बहुमत से पास कर दिया, समझिए कि आधा काम हो गया, है ना। अब इसके बाद आएगा दूसरा हाउस। तो जब दूसरा हाउस आएगा तो यहीं पर राष्ट्रपति महोदय को मौका है कि ये क्या करें, तो ये यहां पर अपना पक्ष रखें, अपना बचाव करें, है ना, अपना मुद्दा रखें, ठीक है। तो यहां पर उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा लोकसभा के अंदर में कि अपना पक्ष रखिए, ठीक है। अपना पक्ष रखेंगे या फिर किसी को भेजेंगे, वो रखेगा, काउंसिल जांच करेगी, जांच करने के बाद रिपोर्ट आएगा, और रिपोर्ट के बाद यदि ये हाउस भी अपने 2/3 बहुमत से पास कर दिया तो एट द सेम टाइम राष्ट्रपति का पोस्ट वैकेंट मान लिया जाएगा कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। जैसे ही दूसरा हाउस, है ना, जैसे ही दूसरा हाउस 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पास करेगा तो यह मान लिया जाएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग सिद्ध हो गया, ठीक है। और फिर राष्ट्रपति का पद उसी समय खाली हो जाएगा और इमीडिएटली उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार संभाल लेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति वहां पर काम करेंगे। तो इस प्रकार से ये सिचुएशंस यहां पे रखे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ध्यान देने योग्य जो बात है आपको, ये वाला ध्यान देना है कि 2/3 बहुमत से ही पास होगा, ठीक है। प्रपोजल पास होगा कितना से, प्रपोजल पास होगा 2/3 से, 2/3 से, ठीक है। नोटिस जाएगा 1/4 से, है ना, ये ध्यान रखना है कि नोटिस जो सूचना जाएगी राष्ट्रपति के पास वो जाएगा 1/4 से, नोटिस जाएगा 1/4 से, और प्रपोजल पास होगा 2/3 से, ठीक है। 2/3 से पास होगा प्रपोजल, प्रस्ताव, और 1/3 से पास होगा ये, ठीक है। चलो कि सब पर पर्दा लगवा देते हैं ना, थोड़ा सब बार बार उन्हें जो ध्यान जाता है, उनसे छुट्टी होता है, वो सब भी देखते हैं, इन्हें देखता है ना, इधर से भी उधर देखता है ना, 1-2 दिन में पर्दा लग जाएगा इस पर, है ना। इन्ने का आदमी इन्ने, उन्ने का आदमी उन्ने, है ना। तो देखते हैं उधर देखते, सब इधर देखते रहता है कभी कभी, है ना, इधर देखते कभी उधर देखते, का आनंद मिल रहा है भाई, है ना। जहाँ पे है वहां पे फोकस रहना है ना, फिर देखने का एक अलग से टाइम ले लीजिएगा, है कि नहीं। चलिए, तो ये समझ रहे हैं बात को कि नोटिस भेजा जाएगा 1/4 से और हटाया जाएगा 2/3 से, ठीक है। और इसमें राष्ट्रपति को दूसरे हाउस में अपना जो है विषय रखने का या अपना विचार रखने का मौका दिया जाएगा। राष्ट्रपति अपना विचार रखेंगे और अगर कमीशन जांच करेगा, कमीशन को लगेगा कि राष्ट्रपति ने कुछ गलत नहीं किया तो प्रपोजल उसी समय खत्म हो जाएगा, फिर पास करने का आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जब ऐसा होगा कि कमिटी कह देगी कि नहीं इन्होंने ऐसा किया है, तब 2/3 बहुमत से प्रपोजल पास होगा, और जब पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति का पदभार जो है सो मतलब मुक्त हो जाएगा। अब राष्ट्रपति उस पद पर नहीं माने जाएंगे, ठीक है। और उस प्रपोजल को राष्ट्रपति से साइन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ही संसद अपना काम पूरा करेगी, इस प्रकार से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। और ये एक चीज जो आपको ध्यान रखना है कि जो सेशन चल रहा है उसी सेशन में प्रक्रिया समाप्त हो जानी चाहिए, है ना। जो सेशन चल रहा है उसी में, दूसरा कोई ये नहीं है। तो यहां पे समझ रहे इस बात को, महाभियोग की पूरी प्रक्रिया को, है ना, कि कैसे होगा और किस प्रकार से होगा। सबसे पहले क्या होगा, तो अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेगा तभी संसद उनको हटा सकती है, यह पहला बात है। दूसरी बात है कि इसके लिए जिस सदन से कार्य शुरू होगा उस सदन के 1/4 मेंबर एक नोटिस भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद 14 दिन के बाद जो सदन नोटिस भेजा रहेगा उसके यहां प्रोसेस शुरू होगा और वो अपने कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पास कर देगी। उसके बाद दूसरे हाउस को भेज देगी। दूसरा हाउस राष्ट्रपति से कहेगा कि आप आकर के अपना पक्ष रखिए, और साथ ही एक कमीशन बना देगा, एक कमिटी बना देगी। 3 लोग होंगे उसमें। कमिटी जांच करेगी और ये बताएगी कि राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप सही है या गलत है। अगर कमिटी कह देती है कि लगाया गया आरोप सही है तो उसी समय जो है वो सदन जो है वो अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर देगा और वहां पे साइन करके उसको खत्म कर देगा, यानी कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। लेकिन कमीशन ये कह देता है कि नहीं, लगाया गया आरोप गलत है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। और ये पूरी प्रक्रिया जो है वो एक ही सेशन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि बजट, मॉनसून और विंटर सेशन है तो जिस सेशन में शुरू होगा उसी सेशन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। लेकिन सौभाग्य का बात यह है कि हमारे देश में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, ठीक है। और भविष्य में भी अपनाए जाने की फिलहाल तो कोई संभावना
नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति बनते हैं उनको पता रहता है कि भारत संसदीय व्यवस्था का देश है और संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री का और मंत्रिपरिषद के सलाह और परामर्श से राष्ट्रपति को काम करना होता है, तो राष्ट्रपति वही काम करते हैं। तो अगर ये काम नहीं करेंगे तो जरूर माना जाएगा कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि संविधान में यही बात लिखी हुई है ना। तो इसलिए इस चीज को यहां पर ध्यान रखना है। ओके, कोई दिक्कत महाभियोग की प्रक्रिया में? चलिए आइए आर्टिकल 62, पोस्ट वैकेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। पोस्ट वैकेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पद रिक्ति। राष्ट्रपति की पद रिक्ति ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति की पद रिक्ति है ना, राष्ट्रपति का पद रिक्त कैसे कैसे हो सकता है ये आपको समझना है। तो रिक्ति मतलब क्या होता है? खाली हो जाना है ना, कि पद जो है वो क्या हो गया, खाली हो गया, तो उसको रिक्ति कहते हैं या वैकेंट कहते हैं। ठीक है, तो पद रिक्त होने के संविधान में 5 कारण आर्टिकल 62 में बताए गए हैं कि 5 ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जिसमें राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है ना। लिख लेंगे कि वो 5 परिस्थितियां क्या है। पहला लिखेंगे एंड ऑफ द टेन्योर, कार्यकाल की समाप्ति। एंड ऑफ द टेन्योर, कार्यकाल की समाप्ति। कार्यकाल खत्म हो जाएगा है ना, फिर से चुनाव हुआ नहीं उनका, तो क्या होगा? पद रिक्त होगा ना। तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष कंप्लीट हो गया, पद रिक्त हो जाएगा है ना, तो कार्यकाल की समाप्ति। ठीक है, तो एंड ऑफ टेन्योर। दूसरा बाय द रिजिग्नेशन, इस्तीफा दे दिया है ना, अगर इस्तीफा दे देंगे तब भी पद रिक्त हो जाएगा। बीच में ही अभी द्रौपदी मुर्मू जी मान लीजिए राष्ट्रपति हैं, जाकर के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दे तो क्या होगा? पद रिक्त हो जाएगा। तो एंड ऑफ टेन्योर, कार्यकाल समाप्त हो जाए या इस्तीफा दे दे है ना, तो हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इनवैलिड इलेक्शन है ना, लिख लेंगे डिक्लेयर इनवैलिड इलेक्शन बाय द सुप्रीम कोर्ट है ना, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कह दिया जाए कि चुनाव ही अवैध तरीका से हुआ है ना, तो इनवैलिड इलेक्शन। यानी अवैध निर्वाचन। ठीक है, मतलब कि अगर ये हो जाए, एक आगे आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 71 71, आर्टिकल 71 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के संबंध निर्वाचन संबंधी यदि कोई विवाद होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किया जाएगा एंड हुज डिसीजन इज फाइनल, वो जो कहेगा वो अंतिम होगा। तो यदि वो कह देता है कि चुनाव गलत तरीके से हुआ है, अवैध निर्वाचन हुआ है, तो अवैध निर्वाचन जब वो कह देगा तो पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डेथ, मृत्यु, पद पे ही मृत्यु हो जाए। ठीक है, ओके, पद पे मृत्यु हो जाए है ना, तो डेथ हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा? पद रिक्त हो जाएगा, पद खाली हो जाएगा है ना। और इसके अलावा एक क्या हो सकता है? महाभियोग, बिल्कुल जो भी हम पढ़ रहे थे, महाभियोग यानी कि बाय द इम्पीचमेंट। तो महाभियोग है ना, तो ये 5 सिचुएशन ऐसे हैं, ये 5 कंडीशन ऐसे हैं कि ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, और इन 5 सिचुएशन का संविधान में चर्चा है। ठीक है, कि ये 5 कंडीशन हो सकते हैं जिसमें राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए। तो पहला है कार्यकाल की समाप्ति, दूसरा है इस्तीफा, तीसरा है अवैध निर्वाचन, चौथा है डेथ, और 5वां है महाभियोग, इम्पीचमेंट। ठीक है, तो ये 5 परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, और इन 5 परिस्थितियों का चर्चा जो है वो कहां किया गया है? तो संविधान में किया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। अब कल किसी ने एक सवाल पूछा था कि सर बाहर जाके कहीं शादी कर लेगा तो क्या होगा, है ना,
वो आज नहीं दिख रहा है क्लास में, है ना। तो उन्होंने कहा था कि जब मौका आएगा तो बता देंगे, है ना। अभी आ गया है मौका उस बात को बताने का। तो देखिए ये शादी वाला भी है, इसमें शादी विवाह वाला बात कहीं लिखा है, इसमें नहीं लिखा है ना। तो आर्टिकल 62 में कंडीशंस बताए गए हैं कि किन किन कंडीशन में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। तो ये 5 कंडीशन है: एंड ऑफ टेन्योर, रेजिग्नेशन, इनवैलिड इलेक्शन, डेथ एंड इम्पीचमेंट, है ना। किसके तहत पद रिक्त हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक और आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 70, अनुच्छेद 70, है ना, जो कि राष्ट्रपति से रिलेटेड है। अब इसके बाद उपराष्ट्रपति शुरू हो जाएगा, इसलिए 70 वाला बात बता रहे हैं क्योंकि वो आप राष्ट्रपति से संबंधित मामला है। और 70 का भी संबंध है पोस्ट वैकेंट से, पद की रिक्ति से, ठीक है, कि पद खाली हो जाए, उसी से संबंधित है। लेकिन 62 में 5 कारण बताए गए हैं कि इन कारणों में खाली हो सकता है, और 70 में कोई कारण नहीं बताया गया है। 70 में कहा गया है इमरजेंसी कंडीशन, पोस्ट वैकेंट इन इमरजेंसी कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाना, ठीक है। तो आपातकालीन परिस्थिति क्या होगी? इस 5 के अलावे अब जो भी परिस्थिति होगी वो आपातकालीन होगी, चाहे वो जाकर के बाहर में विदेश में विवाह ही क्यों ना कर ले, या फिर विदेश घूमने गए अब उनका आने का मन ही ना कर रहा हो, है ना। या फिर मान लीजिए कि राष्ट्रपति महोदय का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल चले गए और वो कोमा में चले गए, अब ना वो मरे हैं बेचारे, है ना, ना जीवित हैं, कोमा में है, तो क्या होगा? तो इसके लिए आर्टिकल 70 है ना। इमरजेंसी कंडीशंस के लिए ऐसा कंडीशन, अब आप इसमें जो मन सो सोच लीजिए, ये आपकी सोचने की पूरी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 70, जैसे कल उसने सोचा था कि विवाह हो जाएगा तो क्या होगा, है ना। तो इसके लिए आर्टिकल 70 है कि अगर ऐसे में वो वहां चले जाते हैं तो तात्कालिक तौर पर जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति का पदभार संभाल लेंगे, उनका काम करेंगे, और ये श्योर हुआ जाएगा कि राष्ट्रपति महोदय का आने का मन भी है कि नहीं। अगर नहीं आने का मन होगा तो फिर पोस्ट वैकेंट डिक्लेयर कर देंगे और फिर चुनाव करा देंगे, है ना। और फिर चुनाव हो जाएगा, और चुनाव हो जाएगा तो फिर नया राष्ट्रपति आके अपना पद संभालेगा। तो इमरजेंसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्त होना यह आर्टिकल 70 में लिखा हुआ है, ठीक है। और सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्त होना, जो ये सब है, ये किस में लिखा हुआ है? 62 में लिखा हुआ है। ओके, हाँ। उस स्थिति में तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। किस स्थिति में? जैसे वो बाहर चले गए, हाँ। आर्टिकल 70 लगा दिया गया, तो क्या उस स्थिति में वो खुद से चुनाव करवा सकते हैं? हाँ, उनसे पूछा जाएगा, क्या है, उनसे पूछा जाएगा, उनसे संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा कि भाई आप कहाँ हैं, आने का विचार आपका है कि नहीं है ना। जब तक अगर मान लीजिए किसी कारण से ये विदेश में है, ठीक है, और इंडिया में नहीं है, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट जो है इनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। लेकिन ये उपराष्ट्रपति, ये तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी है ना। जब कोई नहीं है तो चलो भाई काम कर लो, है ना। तो वैसी वाली बात है। तो पूछा जाएगा राष्ट्रपति महोदय से कि भाई आप, मतलब अब मान लीजिए बहुत दिन हो गया, ठीक है, और उपराष्ट्रपति कर रहा है ना, तो ये तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया कि भाई राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है तो 6 महीने के अंदर में चुनाव हो जाना चाहिए, है ना। तो इसके अंदर में ही राष्ट्रपति को जवाब देना होगा, और कि राष्ट्रपति महोदय क्या कह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर ये पूर्णतः अगर हैं और आना नहीं चाह रहे हैं, या इनकी कोई दिक्कत हो गई है ना, मान ली इलाज करा नहीं गए हुए हैं फॉरेन में, ठीक है, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनसे कंफर्मेशन लिया जाएगा, श्योरिटी ली जाएगी कि काम कर पाएंगे भविष्य में कि नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो उसी समय जो है सो ये कह दिया जाएगा कि पोस्ट वैकेंट हो गया है, ठीक है, और इनको इनका पूरा का पूरा प्रभाव दिया जाएगा, है ना। जब ये नहीं कर पाएंगे तब ऐसे भी ये संभालते रहेंगे, है ना। लेकिन जब उम्मीद होगा कि 1-1.5 महीना में 2 महीने में आ जाएंगे राष्ट्रपति, तो कोई दिक्कत नहीं है, उपराष्ट्रपति अपना काम करेंगे। लेकिन जब ये श्योरिटी हो जाएगी नहीं, आने की कोई संभावना नहीं है फिलहाल, तो ऐसी स्थिति में डिसीजन लेना पड़ेगा, और तब यह डिसीजन होगा कि राष्ट्रपति का पद हम वैकेंट मान लिए, उपराष्ट्रपति वहां पे काम कर रहे हैं, और उसके 6 महीने के अंदर में इलेक्शन कमीशन को आदेश जाएगा कि आप चुनाव करवाइए, ठीक है, और नया राष्ट्रपति को चुन लीजिए। उपराष्ट्रपति बचा हुआ कार्यकाल पूरा नहीं करता है हमारे देश में, है ना। जबकि अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुना जाता है। आप बीच में ही मान लीजिए कि राष्ट्रपति चल दिए, है ना, चले गए, है ना, रेस्ट इन पीस में, या फिर मान लीजिए कि कहीं और चले गए, है ना, और उनका भी अब अमेरिका लौटने का वापस मन नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि वहां का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बचा हुआ कार्यकाल पूरा करता है। नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, 2 साल के लिए नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा, है ना। अब क्या होगा, तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बन जाएगा और वही पूरा कंप्लीट करेगा 4 साल का टेन्योर। हम लोग क्या ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या, अगर बीच में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया
तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति पूरा 5 साल कंप्लीट नहीं करेंगे, है ना, वो बस 6 महीना तक करेंगे और 6 महीना के अंदर में नया राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा और नया राष्ट्रपति जो चुन करके आएगा वो 5 साल तक काम करेगा, है ना। मतलब राष्ट्रपति पद के लिए हमारे देश में मध्यावधि चुनाव नहीं होता है, जबकि सांसद के लिए होता है मध्यावधि चुनाव, या विधायकों के लिए होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई विधायक अभी चुन के आए थे, अभी उनका मान लीजिए डेथ हो गया, ठीक है, या कोई सांसद चुन के आए थे, उनका डेथ हो गया, तो उनका पद रिक्त हो गया, तो वहां फिर चुनाव होता है, नया आदमी चुनाव लड़ता है, तो वो चुनाव फिर 5 साल तक नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए पुराना वाला आदमी 2 साल तक विधायक था, तो नया आदमी जो आएगा वो 3 साल तक रहेगा, जोड़ करके वो 5 साल उसका पूरा होगा, ठीक है। उसको बोलते हैं मध्यावधि चुनाव। हमारे यहाँ राष्ट्रपति के संबंध में मध्यावधि चुनाव नहीं होता है, एक बार जो राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा वो 5 साल कंटिन्यू करेगा, ठीक है, चाहे वो जिस भी समय में चुना गया हो। तो यहां पे आप थोड़ा सा सिचुएशन देखिए 62 में कि 5 परिस्थितियां बताई गई हैं राष्ट्रपति के पद रिक्ति के, ठीक है। कार्यकाल समाप्त होगा तो रिक्त हो जाएगा, इस्तीफा देगा तो रिक्त हो जाएगा, अवैध निर्वाचन होगा तो, मृत्यु तो, और महाभियोग तो। अब इसमें आप देखिए कि इसमें से वो कौन से कंडीशंस हैं जिसमें इमीडिएटली राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा और किसमें रिक्त नहीं होगा। तो देखिए उपराष्ट्रपति जो है उसको इसलिए बनाया गया है कि जब पद रिक्त होगा तो काम करेगा, तो इनमें से सभी परिस्थितियों के लिए काम करेगा उपराष्ट्रपति, करेगा ना, नहीं करेगा। इसमें से केवल 4 परिस्थितियों के लिए करेगा, एक परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम नहीं करेगा, है ना। अब देखिए महाभियोग द्वारा जब हटा दिया जाएगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा, मृत्यु हो जाएगा तो करेगा, अवैध निर्वाचन हो जाएगा तो करेगा, और इस्तीफा दे देगा तो करेगा, लेकिन कार्यकाल समाप्त होगा तो नहीं करेगा। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का कार्यकाल टाइम 5 साल बस खत्म हो गया, नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया गया, तो कोई दिक्कत होगा तब ना नहीं चुना गया। हो सकता है कोरोना जैसी बीमारी चल रही हो, है ना, हालांकि कोरोना क्या, अब तो ये प्रूव हो गया कि कितना बड़ा बीमारी आएगा तो सब कुछ चीज ही रुकेगा, लेकिन चुनाव नहीं रुकेगा, है ना, चुनाव होता रहेगा। तब तक यह पुराना राष्ट्रपति काम करता रहेगा, उपराष्ट्रपति को काम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कार्यकाल की समाप्ति के टाइम पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण नहीं करेंगे, ठीक है। यही पुराना वाला राष्ट्रपति जो है ये तब तक काम करता रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति चुन नहीं लिया जाता है ना, तब तक ये काम करता रहेगा। तो इस कार्यकाल वाली समाप्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण नहीं करेगा, बाकी 4 सिचुएशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण कर लेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये पूरा का पूरा जो है सो यहां पे राष्ट्रपति से संबंधित आपके जो है वो 52 से लेकर के 62 तक के आर्टिकल्स थे, लेकिन अब अन्य कुछ और भी आर्टिकल्स हैं जो राष्ट्रपति के संबंध में है, तो उसको देख लेते हैं। आर्टिकल 70 है ना, इसके बीच में जो आएगा सब उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति वाले कॉलम में देखेंगे, इसके बाद आर्टिकल 70 लिख लेंगे। 70 क्या है? हाँ, पोस्ट वैकेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इन इमरजेंसी कंडीशन, आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्त होना, ठीक है। ठीक है, हो गया। तो इसमें वही बात है ना। और आपातकालीन कोई भी ऐसी परिस्थिति बनेगी जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा। अब देखिए इसमें मृत्यु नहीं आएगा, ये 5 के अलावे, ये 5 तो यहां पे क्लियर हो गया ना। अब इन 5 के अलावे जो भी सिचुएशन है ना, जो मन में सिचुएशन आता है उसके लिए 70 को मन में धारण करके उसमें धारण कर लीजिए, है ना, होता है ना। तो 70 में आप जो सिचुएशन रख सकते हैं वो रख लीजिए, ठीक है। तो वैसे में वहां पे होगा, और ऐसे में क्या होगा कि उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का पदभार संभालेगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का काम करेगा आर्टिकल 70 के सिचुएशन में अगर पद रिक्त होता है तो, ठीक है। ओके, आइए तो इसके बाद आर्टिकल 71 अनुच्छेद 71, ये भी राष्ट्रपति से ही जुड़ा हुआ मामला है, इसमें हालांकि उपराष्ट्रपति भी है। लिख लेंगे कि मैटर्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, मैटर्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, मैटर्स रिलेटेड टू द President and
वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, निर्वाचन के संबंध में, ठीक है। तो निर्वाचन से संबंध में क्या क्या मतलब है कि इनके इलेक्शन से जुड़ा हुआ यदि कोई भी मुद्दा होगा तो वो डिस्कस कहां होगा, सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होगा, है ना। ये कहां डिस्कस किया जाएगा, इलेक्शन प्रोसेस रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हो गए, जो भी कन्फ्लिक्शन होगा, कोई भी विवाद होगा, कोई कह देता है कि राष्ट्रपति का विवाद चुनाव गलत तरीके से हुआ है, इस पर बहुत बड़ा विवाद हो गया, तो इसको सीधे कौन हियर करेगा, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट इसकी हियरिंग करेगा और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो कह देगा वही उचित और सही मान लिया जाएगा और उसी को सबको मानना पड़ेगा, है ना। तो आर्टिकल 71 जो है बेसिकली वो इलेक्शन कन्फ्लिक्शन का मामला है ना। वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन कन्फ्लिक्शन का मामला है, निर्वाचन के संबंध में विवाद का मामला है और इस विवाद का निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। एंड यहां पे कहा गया है कि हुज डिसीजन इज फाइनल, कि ये जो भी निर्णय करेगा वो अंतिम होगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों, ये बहुत बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है कि इनके आई थिंक इस बार का जो बीपीएससी का प्री हुआ था उसमें पूछा गया था कि इस तरह का जो विवाद होता है तो वो जो है सो कहां पे डिस्कस होगा, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है कि ये कहां पे डिस्कस होगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ही डिस्कस होगा, ये किसी हाई कोर्ट में डिस्कस नहीं किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का अपना अथॉरिटी है और सुप्रीम कोर्ट जो कह देगा वही मानना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर इसको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 71 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद, ठीक है। इलेक्शन कन्फ्लिक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड डिस्कस कहां होगा, डिस्कस ये इन सुप्रीम कोर्ट एंड हुज डिसीजन इज फाइनल, जहां ये डिस्कस होगा उसका जो निर्णय आएगा वो निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद संबंधी निपटारा का काम सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72, ये भी राष्ट्रपति का मामला है। लेंगे पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति, ठीक है। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो आर्टिकल 72 में क्षमा की शक्ति है ना, क्षमा कर देने का, माफ कर देने का, ठीक है। तो राष्ट्रपति को माफ कर देने का पावर है आर्टिकल 72 में, किसी भी केस में, है ना, वो चाहे क्रिमिनल केस हो, सिविल केस हो, कोई भी मामला हो और उसमें आपको सजा हो गया, ठीक है, आप जेल में बंद हैं या आपको मान लीजिए फांसी होने वाली है या कुछ भी होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप चाहें तो राष्ट्रपति के यहां मर्सी पिटीशन लेकर के जाते हैं, है ना। तो ये जो मर्सी पिटीशन जाता है यानी कि दया याचिका जो जाता है वो आर्टिकल 72 के तहत ही जाता है, ठीक है। अब इसमें राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वो राष्ट्रपति आपको क्षमा करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, यह राष्ट्रपति तय करेगा कि वो आपको माफी देगा कि माफी नहीं देगा। लेकिन राष्ट्रपति के माफी बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है उसमें क्षमा कर देना, है ना, यानी कि पार्डनिंग, कंप्लीट पार्डनिंग। तो क्षमा जो होता है इसका मतलब है कि अगर राष्ट्रपति ने किसी को क्षमा कर दिया तो इसका मतलब हुआ कि वो फ्री हो गया, अब वो एक दिन भी अब जेल में नहीं रहेगा और उस पर कोई आरोप नहीं, अब वो घूमेगा आराम से, बाहर रहेगा, ठीक है, जिस किसी को भी राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया, है ना। लेकिन बहुत बार ये होता है कि क्षमा राष्ट्रपति महोदय नहीं करते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, तो कुछ अलग चीजें करते हैं, जैसे कि सजा की प्रकृति बदल देंगे, है ना, नेचर जो है आपका पनिशमेंट का उसको बदल देंगे ना। तो मान लीजिए कि आपको जो दिया गया है आपको फांसी, है ना, कि अब आपको फांसी होनी है, ठीक है। तो अगर आपको फांसी का सजा दिया गया है तो वो कह देंगे कि अच्छा ठीक है, फांसी नहीं होगा, इनको दे दीजिए उम्र कैद, है ना, अभी हमेशा रहेंगे, है ना, लेकिन जेल में रहेंगे। तो क्या हुआ कि फांसी तो नहीं हुई, डेथ तो नहीं हुआ, अब वो जीवित रहेगा, अब जितना दिन जीना है वो जिए, जेल में रहेंगे और वो उनका जो है सो अपना नेचुरल डेथ होगा, जैसे होना होगा, मरना होगा वैसे मरेंगे, लेकिन फांसी उनको नहीं होगी। तो ऐसे में क्या कर सकता है वो, इस प्रकार से सजा की प्रकृति बदल देगा। बहुत बार क्या होता है कि राष्ट्रपति सजा की अवधि कम कर देता है ना। जैसे मान लीजिए किसी को 10 साल का कैद हुआ है ना,
और वो जाके बोला कि बस देखिए अपराध गलती से हुआ था, है ना, और जेल के अंदर में उसका बिहेवियर अच्छा है, जेल में अच्छा काम कर रहा है ना, अच्छे तरीके से पेश आ रहा है, जो काम दिए जा रहे हैं वो काम कर रहा है ना। तो ऐसे में जेलर से भी मांगी जाती है इन्फॉर्मेशन कि भाई जेल में इस कैदी का क्या ये है, बिहेवियर है, और उस प्रकार से अगर वो ठीक बिहेव करता है, राष्ट्रपति के पास मामला जाता है, तो राष्ट्रपति मतलब दया दिखा सकते हैं, कहते हैं ठीक है तुमको 10 साल का सजा हुआ है तो हम इसको 5 साल कर दे रहे हैं, 5 साल में बाहर आ जाओ, है ना। तो एक तो पूरा क्षमा कर सकते हैं, तो क्षमा कर देंगे तो कोई आरोपी नहीं रह जाएगा, फिर आप फ्रीली घूमिएगा। दूसरा कर सकते हैं कि सजा की प्रकृति बदल देंगे, है ना, कि जो आपको सजा तो रहेगा आपका, लेकिन उसका नेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है। किसी को मिलता है सश्रम कारावास, है ना, कि श्रम के साथ आपको जेल में रहना है, काम भी करना है, और उसमें कोई आदमी अपना हेल्थ इशू दिखा दिया कि देखिए मैं काम करने की स्थिति में नहीं हूं, तो उसका प्रकृति बदल जाएगा, उसको कह दिया कि भाई जेल में रहेगा लेकिन काम नहीं करेगा, है ना, इससे काम नहीं कराया जाए, इससे उतना ही काम करवाया जाए, वही काम करवाया जाए जो कि ये कर सकता है या कर पाएगा, है ना। तो ऐसे में भी ये काम करके उनको यहां से ये किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि सजा की प्रकृति बदल सकता है, तो माफ कर सकता है कंप्लीट, सजा की प्रकृति बदल सकता है, या फिर सजा की अवधि कम कर सकता है, कुछ समय के लिए सजा पर रोक लगा सकता है, कुछ समय के लिए, है ना, कुछ समय के लिए वो रोक देगा, है ना। तो जैसे आप देखते हैं कि आजकल वो बहुत सारा कुछ देखते हैं, बड़े बड़े लोग के मामले में, आम लोगों को तो ये सब मिलता नहीं है, बहुत सारे लोग पैरोल पे वापस बाहर आ जाते हैं, है ना, पैरोल मिल जाता है और लोग बाहर आ जाते हैं ना। संजय दत्त जब जेल में थे तो उन्होंने वो बहुत बार अंदर बाहर किया ना, बहुत बार बाहर आते थे अंदर जाते थे, और उनको बराबर पैरोल मिल जाता था। और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी बच्ची को मालूम ही नहीं था कि वो मैं जेल में हूं, है ना। तो कैसे मालूम रहेगा, एक तो आप हीरो हैं, है ना, हीरो है इन द सेंस ऑफ कि हीरो, ये चीज गलत वर्ड उन लोगों के लिए यूज किया जाता है ना, ये लोग हमारे देश के हीरो नहीं है ना, लेकिन फिल्मों में हीरोबाजी वाला काम करते हैं, है ना, इस वजह से इनको हीरो कहते हैं। हीरो का मतलब क्या होता है, हीरो का मतलब होता है कि भाई सही में वो हीरो है ना, नायक, और वास्तव में ये लोग चूंकि मूवी में हीरो का काम करते हैं, हीरोइन का काम करते हैं, तो लोग इनको मान लेते हैं कि ये हीरो है, ये हीरोइन है ना। रियल में कहीं मिल लीजिए तो दिमाग खराब हो जाए, है कि नहीं। एक आधे दो आदमी होगा जिसको मिले तो ठीक से आपको लगेगा कि नहीं जो देखा वही पाया, है ना, अन्यथा फिर लगेगा कि नहीं ये हमारे साथ जो है छलावा हुआ है ना। तो ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में हीरो कौन है, एक्चुअल में हीरो है देश का सिपाही, है ना, आर्मी हमारी, है ना, वो हीरो है, वो हीरोबाजी का काम कर रहे हैं ना, कि उनके वजह से वो सारे रील वाले हीरो भी सुरक्षित हैं। नहीं तो उन लोगों को एक फोन आता है हालत खराब हो जाता है, फिर वो कहां जाते हैं, थाने में एफआईआर करवाने जाते हैं। तो हीरो कौन हुआ, थाना का सिपाही, वो प्रोटेक्ट करता है ना। तो एक्चुअल में हीरो जो है वो पुलिस है, प्रशासन है ना, देश के जवान है ना, जो देश को सुरक्षित रख रहे हैं, देश को सेफ रख रहे हैं ना। वो लोग केवल रील में सेफ रखते हैं, है ना। गुंडा 10 गोली मारता है, इन लोगों को कुछ नहीं होता है, ये एक मारते हैं निशाने पे जाके लगता है ना। इनको 10 लग जाए एकदम जीवित रहते हैं, है ना। उस बेचारे को एक गलती से लग जाए वो मर जाता है ना। तो ये सब चीजें परिस्थितियां वहां पे दिखाई जाती हैं, और वो सब नकली चीजें दिखा करके इनको हीरो बनाया जाता है। लेकिन एक्चुअल में हीरो है हमारे देश के ऑफिसर्स, हमारे देश के जवान जो देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। हमारे तरफ आने वाला कोई भी असुविधा जो है वो हमारे देश के जवान अपने पे ले लेते हैं, है ना। या हमारी पुलिस प्रशासन, सामान्य तौर पे पुलिस प्रशासन को लोग थोड़ा कम रिस्पेक्ट देते हैं ना। इसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस भी थोड़ी जिम्मेवार है। दुर्व्यवहार की वजह से पब्लिक के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते हैं कुछ लोग, है ना। इस वजह से पब्लिक और पुलिस के बीच का संबंध ठीक ठाक स्थापित नहीं हो पाता है। अन्यथा पुलिस का भी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे समाज में, ना। जिस प्रकार से हम अपने घरों में चैन से सोए रहते हैं क्योंकि बाहर में पेट्रोलिंग पार्टी घूमती है ना। हम देर रात तक शॉपिंग कर पाते हैं मॉल्स में या बाहर घूम पाते हैं क्योंकि हमें पता है कि पटना की पुलिस जगी हुई है ना। अगर एक दिन पुलिस सो जाए तो हम घूम के दिखा दें 9 बजे 10 बजे, है ना। फिर असामाजिक तत्व आपको घूमने देंगे सड़कों पर, नहीं घूमने देंगे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन को, पुलिस को भी इसका क्रेडिट जाता है, तो उनका भी बराबर का सम्मान होना चाहिए। और पुलिस प्रशासन को भी जनता के साथ कम्युनिकेशन ठीक से करना चाहिए, अन्यथा लोग तो डर जाते हैं पुलिस से, है ना। अगर पुलिस रोक दिया बस लोग भागना शुरू कर देते हैं, है ना, कि अगर कुछ नहीं किए होंगे तो ये हमारा कुछ ना कुछ उपाय कर देंगे और कुछ ना कुछ तो निकलवा लेंगे। तो पुलिस को भी अपनी थोड़ी इमेज ठीक करने की आवश्यकता है। तो यहां जो है आप क्षमा हो सकते हैं, सजा की प्रकृति बदल सकती है, सजा की अवधि कम हो सकती है,
या फिर आपके सजा पर कुछ समय के लिए विराम लगाया जा सकता है, रोक लगाया जा सकता है ना, कुछ समय के लिए। सजा आपको काटना ही काटना है ना, लेकिन आपको हो सकता है कि 1 महीने की आपको छुट्टी दे दी जाए, ठीक है। किसी अपराधी का देखते हैं आप कि घर में कोई शादी विवाह रहता है, या फिर आप देखते हैं कि किसी प्रकार का, अभी एक शादी हुआ था विवाह में हमारे बिहार में, बहुत बड़े, और हालांकि जो लड़का था वो यूपीएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, नहीं आईएएस थे, है ना, लेकिन जो विवाह हो रहा था वो मतलब पुराने क्रिमिनल पृष्ठभूमि के लोग थे, है ना, और वो अभी जेल में ही है, लेकिन विवाह की वजह से, चूंकि बेटी का विवाह था, इसके वजह से उनको छुट्टी दी गई थी कि आप जाइए विवाह कर करके अपना आ जाइए। बड़ा फेमस हुआ था ये विवाह, नहीं जानते किसका विवाह था? आनंद मोहन, बिल्कुल, आनंद मोहन की बेटी का विवाह था, है ना, उनकी बेटी का सही था, और आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा हुई पड़ी है, ठीक है। अभी वो बाहर आए हुए थे, शादी अटेंड किए और फिर वो गए जेल, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि कभी कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है सो छुट्टी दी जा सकती है कुछ दिन के लिए, ठीक है, फिर आप करिए और फिर करके आपको फिर जेल में आना है, ठीक है। तो माफी का मतलब इतना नहीं कि सबको माफी हो जाता है, माफी का मतलब ये भी होता है कि सजा की प्रकृति बदल दी गई, है ना। माफी का मतलब ये भी होता है कि सजा की अवधि कम कर दी जाए, ठीक है, या कुछ समय के लिए रोक लगा दिया जाए, या फिर मान लीजिए कोई भी ऐसा, मान लीजिए कि लेडीज कोई भी जो है वो क्रिमिनल है ना, तो ऐसे में वहां पे भी आप देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो उनको विराम देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रेगनेंसी का इशू है, चल रहा है उसी समय, है ना, तो ऐसे में अब जेल में तो होगा नहीं ना, जेल में तो सारे सर्विसेज नहीं होंगे, तो वहां पर भी वो भले ही अपराधी है, लेकिन आर्टिकल 21 तो उनके पास भी है, जीवन का अधिकार। तो ऐसी स्थिति में उनको छुट्टी दी जाएगी, है ना, कि वो जाएं और अच्छे डॉक्टर्स के पास या अच्छे जगह पे उनका इलाज हो, चीजें हो, ठीक है, और फिर जब सारा चीज नॉर्मल हो जाए तो फिर उनको जेल में ला लिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हर तरह का जो है वो चीजें यहां पर दी जाती हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अब ये राष्ट्रपति तय करेगा कि उसको क्या करना नहीं करना है, लेकिन इस पूरे मामले में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। गृह मंत्रालय के द्वारा ही सारा इंफॉर्मेशन दिया जाता है राष्ट्रपति को, उसको राष्ट्रपति पढ़ते हैं और उसके हिसाब से अपना काम सब करते हैं, ठीक है। तो गृह मंत्रालय के हिसाब से चीजें होती हैं। तो यहां पे 72 के तहत क्या है, क्षमा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राष्ट्रपति के संबंध में, आर्टिकल 123, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखिए ऑर्डिनेंस पावर क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में अध्यादेश, है ना। तो ऑर्डिनेंस पावर भी जो है वो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति टाइप का है, इमरजेंसी कंडीशंस में है कि इसके माध्यम से वो तुरंत कानून बना देते हैं। ऑर्डिनेंस के माध्यम से तुरंत कानून बन जाता है। ऐसे तो कानून बनने का लंबा चौड़ा प्रोसेस है कि कोई बिल पहले लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आएगा, फिर लोकसभा पास कर देगी तो राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा पास कर देगी तो लोकसभा जाएगा, दोनों जब पास कर देंगे अमेंडमेंट हो तब राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति साइन कर देंगे तब जाके कानून बनेगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है कानून बनने का। लेकिन मान लीजिए कि संसद नहीं चल रहा, तो संसद अगर नहीं चल रहा है तो लोकसभा राज्यसभा बंद रहेगा, है ना। तो जब बंद है और उसी समय कोई ऐसा विषय आ गया कि कानून बनाना एकदम जरूरी है, तो कैसे बनेगा? तो ऐसी स्थिति में प्रयोग होगा 123 का, इमरजेंसी कंडीशन में। जब, पहला बात तो ये ध्यान रखना है कि जब संसद सत्र में नहीं होगी, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा, तब राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करेंगे, है ना, ऑर्डिनेंस रिलीज करेंगे, ठीक है। और यहां पर अध्यादेश जारी करेंगे तो अध्यादेश कब जारी होगा? जब संसद सत्र में नहीं होगा, ठीक है। और जैसे ही इसको जारी कर देंगे उसी समय क्या होगा, ये कानून का रूप ले लेगा इमीडिएटली, और उस समय वो इंफोर्स हो जाएगा। जैसे ही 123 का प्रयोग करके कानून बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा, कानून हो जाएगा, और उसी समय देश में ये इंप्लीमेंट हो जाएगा और एक कानून की तरह लोग इसका व्यवहार करेंगे। और अध्यादेश राष्ट्रपति ध्यान रखेंगे कि अपने मर्जी से रिलीज नहीं कर सकते हैं। यह रिलीज तभी होगा जब प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद इसकी सिफारिश करेगी,
है ना, या इसकी सलाह देगी। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर जो है ये अगर एडवाइस करते हैं राष्ट्रपति को कि इस विषय पर हमको ऑर्डिनेंस चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 133 राष्ट्रपति के पास पावर है कि राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस रिलीज करे। ठीक है, तो अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? किसके कहने पर? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। और कब रिलीज होगा? जब, हाँ, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा, संसद बंद होगा, तब रिलीज होगा। ठीक है, उसके बाद पूछा सकता है कि एक अध्यादेश की आयु कितनी होती है, एज कितना होता है ना? बिल्कुल, तो एक अध्यादेश का जो एज होता है वो 6 महीना होता है ना? 6 महीना जो है इसका एज होता है। ठीक है, आयु होती है। अब ऐसा नहीं कि ये हमेशा 6 महीना रहेगा, ये अमर भी हो सकता है, बशर्ते इसको जन्म घुट्टी पिलाना पड़ेगा, है ना? वही लक्ष्मण जी को जो पिलाया गया था ना, संजीवनी बूटी, है ना, तो वो पिलाया जाएगा, तो हो सकता है कि फिर ये जी जाए और ये मरे ही नहीं कभी फिर, है ना? तो 6 मंथ्स जो है इसका एज होता है। तो अध्यादेश जारी होता है जब संसद सत्र में नहीं होती है तब। लेकिन अगर इसी प्रकार से मान लीजिए कि कानून बनने लगे तो फिर देश का व्यवस्था का क्या होगा? सिस्टम तो सब खराब हो जाएगा। तो ऐसे में कहा गया कि नहीं, अध्यादेश जब संसद सत्र में तब तो ला दिए तो कोई बात नहीं, तब तो इमरजेंसी में काम हो गया। लेकिन जैसे ही संसद शुरू होगा, जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू होगी, तो अंडर 6 वीक, 6 सप्ताह के अंदर, जैसे ही संसद शुरू हो गया तो इसके 6 सप्ताह के अंदर क्या करना है? तो इस प्रपोजल को पास करवाना है दोनों हाउस से, है ना? जैसे ही 6 सप्ताह होगा तो उसको दोनों हाउस से पास कराना पड़ेगा। और दोनों हाउस जब इसको पास कर देगा तो क्या होगा? है? कानून बन जाएगा। ठीक है, और अगर पास नहीं किया तो ये कानून नहीं बनेगा। ठीक है, अगर पास नहीं किया तो कानून नहीं बनेगा। ओके, समझ रहे? पास हो गया 6 सप्ताह के अंदर में तो कानून हो जाएगा, यानी कि अब ये हमेशा रहेगा। ठीक है, अगर 6 सप्ताह के अंदर पास नहीं हुआ तो 6 महीना के अंदर में वो खत्म हो जाएगा। 6 महीना इसका एक्सपायरी डेट है। ठीक है, और अगर इसके एक्सपायरी डेट को बढ़ाना है आगे तो फिर इसको संसद से पास कराना पड़ेगा। क्लियर है? समझ रहे बात को? तो ये ऑर्डिनेंस का पावर है राष्ट्रपति का। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति जो है सो ऑर्डिनेंस रिलीज करते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलिए।